अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज की इस ट्यूटोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले की क्लास में आप सभी ने बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया था, जिसमें मैं हम सब ने मिलकर चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 में से जितनी अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकती थीं उन सभी को हमने कवर किया था। और आज की ये क्लास बचे हुए 5 चैप्टर के ऊपर आधारित है, बेस्ड है। और आज की क्लास में हम सभी द सोल्जर, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, फायरहाइम, स्नेक और माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इन 5 चैप्टर्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। 6th चैप्टर है आपका द सोल्जर। द सोल्जर इज रिटन बाई। द सोल्जर को किसने लिखा है? तो दरअसल इसे रपर्ट ब्रूक ने लिखा है। रपर्ट ब्रूक इज अ पोएट। रपर्ट ब्रूक किस तरह के कवि थे? तो रपर्ट ब्रूक एक वार पोएट थे, एक युद्ध से संबंधित कवि थे, स्वयं एक सैनिक थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने 5 वार पोयम्स लिखा था। द सोल्जर इज अ पोयम। द सोल्जर किस तरह की कविता है? तो दरअसल द सोल्जर फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान रपर्ट ब्रूक के हाथों से लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत राष्ट्रभक्ति की भावना से भरी हुई पोयम है। तो इसे आप कह सकते हैं कि द सोल्जर एक वार पोयम है, एक पैट्रियोटिक देशभक्ति पोयम है। रपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन सोल्जर। दरअसल इस पोयम में रपर्ट ब्रूक गाइज में है, भेष में है, एक सैनिक के। किस सैनिक के भेष में है? तो दरअसल वो इंग्लैंड की नेवी सेना में अधिकारी थे। तो इंग्लिश सोल्जर थे वो। रपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर। द इमेज एंड प्रेजेस ऑफ विच कंट्री रन थ्रू बोथ द स्टेंजाज, यानी दोनों ही स्टेंजाओं में। द सोल्जर दरअसल एक सोनेट है, और सोनेट कविता लिखने की एक शैली है जिसमें कवि 2 स्टेंजा लिखता है और दोनों स्टेंजा में पंक्तियों का अनुपात 8:6 होता है। यानी फर्स्ट स्टेंजा कंटेन्स 8 लाइन्स एंड सेकेंड स्टेंजा कंटेन्स 6 लाइन्स। 8:6 का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो 2 स्टेंजा द सोल्जर में हैं और दोनों ही स्टेंजाओं में सराहना की गई है, चित्र दर्शाया गया है इंग्लैंड का। उसने इंग्लैंड की दिल खोल करके प्रशंसा की है। द डस्ट स्टैंड्स फॉर द सोल्जर पोयम को जो आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह जिक्र मिलता है डस्ट का। वो डस्ट जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, यानी कवि अपनी बॉडी को इंग्लैंड का एक डस्ट मानता है, एक धूल का कण मानता है। तो उसने ये बताने की कोशिश की कि मैं इंग्लैंड की मिट्टी का एक मामूली सा कण हूं, मेरा जन्म इसी मिट्टी में हुआ, मैं पला बढ़ा जागरूक बना इसी मिट्टी में, और आज अगर आवश्यकता पड़ती है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तो मुझे अपने जान न्यौछावर कर देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं।
तो द डस्ट स्टैंड्स फॉर द सोल्जर। ये कवि अपने देह की, अपने शरीर की बात करता है। द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डॉट 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 आफ्टर हिज डेथ। वो कहता है कि वो जगह जहां उस सैनिक को दफनाया जाएगा, क्योंकि इस पोयम में वो कवि क्या कहता है कि अगर मैं विदेशी जमीन पर अपने देश की रक्षा के दौरान मर जाता हूं तो ये समझ लेना कि मेरा ये शरीर हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया। वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो गई जिस जमीन पे मेरा मरा हुआ शरीर गिरेगा। तो वही कह रहा है कि वो प्लेस, वो जगह जहां उसे दफनाया जाएगा, उस जगह के साथ इंग्लैंड का व्यवहार होगा, चाहे वो इंग्लैंड की धरती हो या विदेशी जमीन की धरती हो। द स्पीकर इज नॉट एफ्रेड ऑफ। कवि नहीं डरता है। किस चीज से नहीं डरता है? तो वो मृत्यु से नहीं डरता है, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु एक ना एक दिन आनी है। मौत से किसकी यारी है? आज आपकी तो कल मेरी बारी है। मौत तो सबको आनी है, तो कभी मौत से नहीं डरता। मानता है कि डेथ इज इनविटेबल। मृत्यु वो है जिसे कोई काट नहीं सकता, यकीनन वो जरूर आती है। द स्पीकर ऑफ द पोयम द सोल्जर इज अ सोल्जर। इस पोयम में जो कवि बोल रहा है वो दरअसल क्या है? वो एक सोल्जर है, एक सैनिक है। द सोल्जर इज अ, द सोल्जर क्या है? ये जो पोयम है द सोल्जर, वो क्या है? तो ये दरअसल एक सोनेट है। 14 लाइन की ये कविता है, 2 स्टेंजा में डिवाइडेड है। हर एक स्टेंजा में जो पहला स्टेंजा है वो 8 लाइनों में है और दूसरा स्टेंजा 6 लाइनों में है। द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोयम। द सोल्जर एक देशभक्ति कविता है। एक वार पोयम है और एक पैट्रियोटिक पोयम भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछेगा। चारों ऑप्शन में अगर पैट्रियोटिक है तो पैट्रियोटिक सही है, चारों ऑप्शन में अगर एक वार है तो वार पोयम सही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन साथ में आ जाए। अ पोयम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। यानी सोनेट कविता में कम से कम कितनी लाइनें होती हैं? तो 14 लाइनें होती हैं, 2 स्टेंजा में बटी रहती हैं। द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ। द सोल्जर पोयम में जो कवि है वो परेशानियों को दर्शाता है। किसकी परेशानियों को? तो युद्ध से होने वाली परेशानियों को दर्शाता है। द डस्ट स्टैंड फॉर, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। द डस्ट स्टैंड फॉर सोल्जर। ब्रुक इंस्पायर्ड। ब्रुक ने, रपट ब्रुक ने इंस्पायर किया, प्रेरित किया पैट्रियोटिज्म को, देशभक्ति की भावना को इन द अर्ली फेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में ही। प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में ही रपट ब्रुक ने देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया। 1914 में आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 1915 में रपट ब्रुक की मृत्यु हुई। शुरुआती दौर में उनकी मृत्यु हुई। उनकी कविता ने व्यापक प्रभाव डाला। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रपट ब्रुक रिमेंबर्ड एज अ। रपट ब्रुक को याद किया जाता है, किस रूप में याद किया जाता है? तो रपट ब्रुक को याद किया जाता है एक वार पोएट के रूप में, एक सैनिक कवि के रूप में, एक युद्ध कवि के रूप में। रपट ब्रुक वॉज डेड इन। रपट ब्रुक की मृत्यु कब हुई थी? 1915 में हुई थी। और जन्म कब हुआ था? रपट ब्रुक का जन्म कब हुआ था? इसे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।
जरूर निश्चित रूप से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप क्लास ले रहे हैं। अब 500-600 व्यू हो जाते हैं वीडियो पर, लेकिन 17 से 18 कमेंट्स ही पढ़ पाता हूं मैं, तो भेजा जाए। अगला क्वेश्चन है कि द टर्म कॉन्सील्ड स्टैंड फॉर ... इन द सोल्जर। कॉन्सील्ड शब्द का एक जगह जिक्र किया गया इस पोयम में। उस कॉन्सील्ड शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए? तो उसका अर्थ होता है हिडन, छुपा हुआ। अकॉर्डिंग टू रपट ब्रुक, इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर। रपट ब्रुक के अनुसार इंग्लैंड ने अपने नागरिकों को फूल दिया है। क्या करने के लिए? प्यार करने के लिए। द सोल्जर डील्स विथ, द सोल्जर पोयम का संबंध किससे है? इंग्लैंड से है। What is meant by the phrase a pulse in the eternal mind? इस पोयम के सेकेंड स्टेंजा की सेकेंड लाइन में लिखा गया है a pulse in the eternal mind। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है वो याद जो हमेशा हमेशा बनी रहती है। इंग्लैंड में देखे गए दृश्य, सुनी गई आवाजें। कवि कहता है कि ये हमेशा आती जाती हर एक सांस इंग्लैंड के विचार, उसके दृश्य, उसकी आवाजों को जिंदा कर देती है। मैं चाहकर भी भूल नहीं पाता हूं। तो ये मेमोरी दैट नेवर फॉरएवर रिमेन्स फॉरएवर, अ मेमोरी दैट रिमेन्स फॉरएवर, इसका आंसर है। हु टोल्ड रपट ब्रुक वॉज द मोस्ट हैंडसम यंग पोएट ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग हिज टाइम? किसने कहा था कि रपट ब्रुक अपने समय के इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा कवि थे? ये बात किसने कही थी? तो W.B. येट्स ने रपट ब्रुक के प्रशंसा में ये बात कही थी कि रपट ब्रुक अपने जमाने के सबसे सुंदर कवि थे। रपट ब्रुक रोट हाउ मेनी वार पोयम्स ड्यूरिंग हिज लाइफ? इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि रपट ब्रुक ने अपने जीवन में 5 वॉर पोयम्स लिखे थे। चलिए अगले चैप्टर पे आते हैं, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट पे आते हैं। देखिए सैनिक जो होता है ना, सैनिक बनना आसान नहीं है, देशभक्त बनना आसान नहीं है। सैनिक क्या सोचता है? सैनिक ये सोचता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये तन भी समर्पित है, ये मन भी समर्पित है, यहां तक कि ये पूरा जीवन मैंने समर्पित कर दिया है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ शेष रह गया है, अभी भी कुछ बाकी रह गया है, इतना देने के बावजूद भी बहुत कुछ कम है। ऐसी भावना होती है एक देशभक्त के अंदर। अन्यथा कोई 18-19 साल का लड़का फांसी पर चढ़ के भगत सिंह नहीं बन जाता। आइए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा है? तो T.S. एलियट ने लिखा है। इस चैप्टर को जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने इसे पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, बहुत जल्द इसकी वीडियो आएगी। मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को क्या कहा जाता है? तो इस पोयम के शुरुआत में ही है, मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकाविटी को कहा जाता है द हिडन पॉ। दरअसल मैकाविटी द मिस्ट्री कैट T.S. एलियट की एक सिंबॉलिक पोयम है। T.S. एलियट टारगेट कर रहा है समाज के अंदर छुपे हुए दुराचारियों, अत्याचारियों, आतंकवादियों की, उग्रवादियों की चर्चा कर रहा है, लेकिन उनका नाम नहीं रखता है। एक बिल्ली का सहारा लेता है और टारगेट करता है समाज के अंदर के लोगों को जो गलत है।
कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी हॉलीडे, और हॉलीडे में उसने जिक्र किया था स्लीपर सेल्स का। आपने देखा होगा स्लीपर सेल्स। कौन होते हैं ये स्लीपर सेल? ये स्लीपर सेल हमारे ही समाज में रहने वाले ऐसे लोगों को कहा जाता है जो हमारे साथ रहते हैं और हमारे ही साथ घात करते हैं, बम विस्फोट करते हैं। स्कूलों में, बसों में, कॉलोनीज में बम विस्फोट करके हजारों लोगों की जान लेते हैं। इन्हें कहा जाता है स्लीपर सेल्स। किसी खास मकसद से, किसी खास जाति से संबंधित होते हैं। बहकावे में आकर के वो सुसाइड बम करते हैं, अपने ही शरीर पे बम बांध के फट जाते हैं और लाखों लोगों को, हजारों लोगों को मार देते हैं। और ऐसा समझने से वो ये समझते हैं, ऐसा करने से वो ये समझते हैं कि उन्हें जन्नत मिल जाएंगी, 72,000 हूरें मिलेंगी वहां। ऐसा कुछ नहीं होता। जरूरी नहीं कि हर पल जुबान पर खुदा का नाम आए। जरूरी नहीं कि हर पल जुबान पर खुदा का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ... अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। मुख्य अपराधी कौन है? तो मुख्य अपराधी इस पोयम के अनुसार मैकाविटी है। मैकाविटी इज अ, मैकाविटी क्या है? दरअसल एक कैट है, एक बिल्ला है। मैकाविटी इज द बैफलमेंट ऑफ। इस पोयम में एक जगह जिक्र किया गया है। पहले स्टेंजा की तीसरी लाइन को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, कि वो स्कॉटलैंड यार्ड की नाकामी है। स्कॉटलैंड यार्ड दरअसल लंदन पुलिस का मुख्यालय है। यानी पुलिस बार बार असफल रही है मैकाविटी को पकड़ने में, समाज के अंदर छुपे हुए उस स्लीपर सेल्स को पकड़ने में। ... इज टॉल एंड थिन। तो मैकाविटी का चित्रण टी.एस. एलियट ने ऐसे किया है कि वो काफी लंबा है, काफी पतला है। मैकाविटी लुक्स लाइक अ। मैकाविटी देखने में कैसा लगता है? तो इस पोयम को जब आप पढ़िएगा तो आपको एक जगह मिलेगा पढ़ने के लिए कि स्नेर की तरह दिखता है, डेविल की तरह दिखता है। स्नेर की चर्चा की गई है इस चैप्टर में। द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू। कवि ने मैकाविटी की तुलना किससे की है? तो जब आप मैकाविटी द मिस्ट्री कैट पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशंस द नेपोलियन ऑफ क्राइम। कवि ने यहां मैकाविटी की तुलना नेपोलियन से की है। मुंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन, ये दो बिल्लियों की प्रजाति होती हैं, आर ऑल्सो कैट्स। मैकाविटी डिसअपियर, मैकाविटी गायब हो जाता है। फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट, चोरी की जगह से, जहां वो चोरी करता है, चोरी करके गायब हो जाता है। बिफोर द पुलिस रीच देयर, पुलिस के पहुंचने से पहले। ऐसा तो भारत में आप देखते ही हैं, भारत की क्या पूरी दुनिया में घटना घटने के बाद पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मैकाविटीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। छल करने की जो शक्ति है ना मैकाविटी में, वो किसी फकीर को भी निहत्था, असमंजस में डाल देती है। बहुत छली है ये मैकाविटी। मैकाविटी इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। बाहर से देखने में मैकाविटी कैसी है, कैसा है? तो सम्माननीय है, इज्जतदार है। आप फिल्मों में देखते होंगे कि जो विलेन होता है कहानी का, कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, सब उसकी इज्जत करते हैं और छुप करके वो काले कारनामे करता है। तो ऐसे ही मैकाविटी है,
कवि ने इसी तरफ इशारा किया है। मैकाविटी इज अ क्रिमिनल, मैकाविटी एक क्रिमिनल है। मैकाविटी इज फुल ऑफ डिसाइटफुलनेस, मैकाविटी जो है वो डिसाइटफुलनेस से, धोखेबाजी से, चतुरता से भरी हुई है। टी.एस. एलियट इज वेल नोन, टी.एस. एलियट जाने माने कवि हैं, आलोचक भी हैं साहब, ड्रामाटिस्ट भी हैं, यानी सब हैं। टी.एस. एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, टी.एस. एलियट साहब को नोबेल प्राइज देकर सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में किया गया था। मैकाविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, फुटप्रिंट्स यानी कदमों के निशान, सबूत। मैकाविटी के अगेंस्ट कोई भी सबूत स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के फाइल में नहीं है, यानी वो अपना कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। एलियट बिलोंग्स टू, टी.एस. एलियट संबंधित हैं 20वीं शताब्दी के प्रमुख कवियों में। मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट इज अ सिंबॉलिक पोयम, जिसमें कवि मैकाविटी बिल्ला को, एक बिल्ली को सिंबलाइज करता है और टारगेट करता है समाज के स्लीपर सेल्स को। ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, मैकाविटी ने तो सारे मानवीय कानूनों को तोड़ा है। ये किस कविता की लाइन है? तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि सर आप गहराई में उतर जाते हैं बहुत, और इसकी जरूरत नहीं है। भाई गहराई में उतरने का एक कारण है। मैं पोयम पढ़ा रहा हूं, पोयम को हिंदी में कहते हैं कविता। कविता 3 शब्दों से बना है, जहां क का मतलब होता है कल्पना, वी का मतलब होता है विचार, और ता का मतलब होता है तालमेल। इस तरह से कविता शब्द का अर्थ आया कल्पना और विचारों का तालमेल। अगर आप पोयम को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको वही कल्पना और वही विचार करने होंगे जिन कल्पना और विचारों में कवि ने उस कविता को लिखा था। आपको उस मेंटल कंडीशन में जाना होगा, तब वो पोयम आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसलिए मैं थोड़ा गहराई में जाता हूँ। अगर आपको ये बुरा लगता है तो भाई सॉरी, लेकिन मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता, मैं अपना कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, टी.एस. एलियट फाइनली सेटल्ड इन, टी.एस. एलियट अंत में पूरी तरह से शिफ्ट कर गए। वो कहां शिफ्ट कर गए? तो इंग्लैंड में शिफ्ट कर गए। पहले वो रहते थे अमेरिका में, लेकिन बाद में वो चले आए इंग्लैंड, और इंग्लैंड ही रह गए। टी.एस. एलियट वाज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ ड्रामाटिस्ट, न सिर्फ एक कवि थे बल्कि एक नाटककार भी थे, ड्रामा भी लिखते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस क्रिएशन इज क्रेडिटेड टू टी.एस. एलियट? 4 बुक्स का नाम दिया हुआ है, और इसमें एक ऐसी बुक है जिसकी वजह से टी.एस. एलियट को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला था, दुनिया ने काफी सराहना की थी उन्हें, और उस बुक का नाम था द वेस्टलैंड। ये उनकी सबसे बेहतर बुक थी। स्कॉटलैंड यार्ड इज हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस। मैं आपको शुरू में ही बता चुका था कि स्कॉटलैंड यार्ड लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है। फायरहाइम चैप्टर में आ चुके हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 8 में। वैसे इसकी सेपरेट वीडियो भी है, आप देख सकते हैं वहां भी इसे, लेकिन ये एक सीरीज चल रहा था 2 सेक्शन में, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि बच्चे इसे डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल की गैलरी में सेव रखें। एग्जाम में जाने से पहले वो इन दोनों वीडियो को प्ले करके देख लें और फिर जाएं
और इस बात को आप याद रखिएगा, शायद ये बात आपको तब याद आएगी जब आप एग्जाम दे लीजिएगा तो आपके मन में जरूर क्वेश्चन आएगा कि इस मामूली से टीचर ने YouTube पर 2 वीडियो बनाए थे और पोएट्री सेक्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जो उसके वीडियो में ना हो। मैं वादा करता हूं आपसे। फायरहाइम इज रिटन बाय, फायरहाइम चैप्टर किसने लिखा है? तो इसे लिखा है KKN दारूवाला साहब ने। द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स, आग की लालिमा कवि को कैसे दिखती है? तो दरअसल आप ही बताइए, आग होती कैसी है? आग दरअसल क्रूवेल होती है, निर्दयी होती है, सबको जला के खाक करने की क्षमता होती है उसके अंदर। Who among the following is an Indo-Anglian poet? कई बार मैं इसकी चर्चा किया हूं कि जो भारत का रहने वाला हो और इंग्लिश में कविताएं लिखते हो उसे आप कहते हैं इंडो एलेंगियन पोएट, और ये है KKN दारूवाला। द पोयम फायरहाइम डिस्क्राइब द सीन ऑफ बर्निंग घाट। फायरहाइम चैप्टर पे मैंने वीडियो बना रखा था, आप चाहें तो लाइन बाय लाइन हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया, वहां देख लीजिएगा। तो उस पोयम में लेखक ने शमशान घाट की चर्चा की है, शमशान घाट के दृश्य की चर्चा की है। तो दृश्य का सही मीनिंग क्या होता है? सीन। और ये सीन के लिए 4 शब्द हैं, सबका प्रोनाउंसिएशन सीन ही हुआ है, लेकिन मीनिंग दृश्य का होता है SCENE। द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायरहाइम इज स्टैंड फॉर। जोरोस्ट्रेन शब्द का प्रयोग फायरहाइम चैप्टर में किसके लिए हुआ है? तो जोरोस्ट्रेन शब्द का प्रयोग किया जाता है पारसी जाति के लोगों के लिए। तो पारसी इसका आंसर होगा। इस पोयम को आप पढ़ेंगे तो कवि ने एक जगह चर्चा किया कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 मील। जो सबसे नजदीक टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 मील दूर था, इसीलिए उस कवि ने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से कर दिया था। द स्पीकर इन द पोयम फायरहाइम स्वेयर्स ट्वाइस। फायरहाइम चैप्टर में कवि 2 बार कसम खाता है, एक बार बचपन में और एक बार जब अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर रहा होता है उस समय। KKN दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन। KKN दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिया गया था? तो यह अवार्ड उन्हें मिला था 1984 ईस्वी में। ये KKN दारूवाला कोई साधारण आदमी नहीं था, ये एक IPS अधिकारी भी थे भारत के। जन्म इनका लाहौर में हुआ था 1937 में। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये भारत चले आए और भारत के इंडियन पुलिस सर्विस में एक अधिकारी भी रहे थे, एक सिविल सर्वेंट के रूप में इन्होंने अपनी जिंदगी बिताई थी। दारूवाला नोन as a well-known poet as well as short story writer। दारूवाला कवि थे ही, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कहानियां लिखते थे, लघु कथाएं लिखते थे। द पोएट सीज द रेड हॉट एम्बर्स। कवि देखता है लाल रंग के गर्म अंगारों को, जलते हुए कोयलों को। द चाइल्ड वॉज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन। यानी कवि ने अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया था, अंतिम संस्कार कर दिया था आग में उसका। वो औलाद कौन थी उसकी? वो उसकी फर्स्ट बॉर्न थी, पहली औलाद थी उसकी। KKN दारूवाला बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रेन रिलीजन। KKN दारूवाला एक पारसी जाति के कवि हैं और यह एक रिलीजियस पोयम है, धार्मिक कविता है। कंसाइनिंग हिज न्यू बर्न सन टू फ्लेम टुक प्लेस 20 years ago। इस पोयम में कवि एक बार चर्चा करता है कि इट नेवर फॉरगोट एंड 20 years since। 20 साल हो गए
मैं इस बात को नहीं भूला जब मैंने अपने पहले बच्चे को आग के लपटों के हवाले कर दिया था। तो 20 ईयर्स सही आंसर है इसका। केकियन दारूवाला स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। केकियन दारूवाला कसम खाते हैं कि वे आग को भुलक्कड़पन के पाप से बचाएंगे, क्योंकि आग अपने मृतक शरीर को पूरी तरह से जलाना भूल जाती है कभी कभी। द फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज समटाइम इट्स लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ड। यानी द फायर फॉरगेट, आग भूल जाती है अपने मृतक को, क्योंकि कभी कभी वो छोड़ देती है मृतक की लाश को आधा जले हुए। यानी आग कभी कभी अपने मृतक के लाश को पूरी तरह से जलाना भूल जाती है। इसी पर तो ये कविता बनी है। इट वॉज द ... ऑफ द पोएट along with him passing by the घाट। कवि किसके साथ घाट के किनारे किनारे चल रहा था, सैर कर रहा था, गुजर रहा था? तो कवि अपने पिता के साथ था। It was the father of the poet along with him passing by the क्रिमिनेशन घाट। शमशान घाट पर गुजरते समय कवि के साथ उसके पिता थे। केकियन दारूवाला वाज बोर्न इन। केकियन दारूवाला का जन्म 1937 में हुआ था। घाट कहाँ होता है शमशान घाट? तो शमशान घाट होता है नदी के किनारे, यानी डाउन पास्ट रिवर बैंक। फायरहाइम डील्स विथ। फायरहाइम इस चैप्टर का संबंध किस घाट से है? तो बर्निंग घाट से है, शमशान घाट से है। केकियन दारूवाला वाज द रिसिपिएंट ऑफ। केकियन दारूवाला को कौन सा अवार्ड मिला था? तो केकियन दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था, पुलिट्जर अवार्ड नहीं मिला था। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी बोथ, कॉमनवेल्थ अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट हैड बीन इन पुलिस सर्विस ऑल्सो। 4 कवियों का नाम है और कौन सा कवि पुलिस में भी था? तो केकियन दारूवाला आईपीएस अधिकारी थे। केकियन दारूवाला वाज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट। केकियन दारूवाला न केवल एक कवि थे बल्कि एक सिविल सर्वेंट भी थे, एक आईपीएस अधिकारी भी थे। What happened to the speaker after seeing the half cooked limb? जब कवि के पिता ने कवि को आधी जली हुई अंगुलियां दिखाई, हड्डी के अवशेष दिखाए जिसे आग ने जलाया नहीं था, तो क्या हुआ? तो हिज फिंगर्स क्लिंच्ड। कवि ने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया, अपनी उंगलियों को मोड़ लिया, अंदर खींच लिया। हु इज फ्रिक्टेंडेड एट बर्निंग घाट। शमशान घाट पे डर कौन जाता है? तो शमशान घाट के बगल से होके गुजरने वाले जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, जो पासर्स बाई हैं, वो डर जाते हैं। कारण क्यों डर जाते हैं? उन्हें भी आभास हो जाता है कि एक ना एक दिन मेरे साथ भी यही दशा होगा। राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। इसलिए अच्छे कर्म करते जाइए। मरना सबको है भाई। कर्म ऐसा हो कि कल को अगर आप मर जाएं तो अफसोस नहीं रहे। स्नेक इज रिटन बाय 9th चैप्टर। स्नेक किसने लिखा है? तो स्नेक को लिखा है D.H. लॉरेंस ने। D.H. लॉरेंस वाज बोर्न इन। D.H. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? कमेंट करके बताइए, अभी कमेंट कर दीजिए। D.H. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? सॉन्स एंड लवर्स इज रिटन बाय। तो सॉन्स एंड लवर्स एक बुक का नाम है जिसे D.H. लॉरेंस ने लिखा था। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। सांप ने कवि की तरफ देखा। किस तरह? तो विजुअली।
अस्पष्ट रूप से, यानी वो पानी पीने में मस्त था। वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक? कवि की मुलाकात सांप से कहां हुई? तो कवि की मुलाकात सांप से वाटर का जो कंटेनर था, जहां पानी था, उसी के पास में हुई। सांप पानी पीने के लिए आया हुआ था। D.H. लॉरेंस वाज, तो D.H. लॉरेंस पोएट भी हैं, नोवेलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। बोले तो ऑल ऑफ दिस। द फ्रेज अ किंग ऑफ एक्साइल, एक जगह चर्चा हुई है कि राजा की तरह सिंहासन पे कौन बैठा था? स्नेक। सिंहासन जानते हैं, अपने शरीर को घुमेट कर, अपने शरीर को समेट कर सिंहासन जैसी स्थिति बनाता है और तब शान से खड़ा रहता है। फोए बाबा। तो सांप के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, ए किंग ऑफ एक्साइल। द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रो ऑन अ हॉट डे। वो सांप कवि के वाटर कंटेनर पे आया हुआ था, गर्म दिन था, गर्मी के दिन में आया हुआ था, काफी दोपहर का समय था। प्यास से व्याकुल होकर वो सांप पानी पीने के लिए वहां पहुंचा था। द स्पीकर इन द पोयम हिट्स द स्नेक विथ। इस पोयम में जो कवि है उसने सांप को क्या चलाकर मारा? तो उसने ए लॉग, मतलब लकड़ी का एक फट्टा, उसी से चला के मारा था। इन ... इट इज बिलीव दैट अ ब्लैक स्नेक इफ सीन एनीवेयर मस्ट बी किल्ड। सिसली के लोगों की एक मान्यता है कि जो सुनहले रंग के सांप होते हैं, जो भूरे सांप होते हैं, जो गोल्डन स्नेक होते हैं, वो मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं। लेकिन ब्लैक कलर के जो सांप होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। तो जहां भी ब्लैक सांप दिखे उसे मार देना चाहिए, यह सिसली की मान्यता है। इटना इज इन, इटना कहां है? तो दरअसल ये सिसली में है और सिसली इटली में है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ए ... इज मेंशन्ड इन द पोयम स्नेक। स्नेक चैप्टर में किस पेड़ की चर्चा की गई है? तो स्नेक चैप्टर में चर्चा की गई है कार्बो ट्री की, या उसे आप कैरोब ट्री भी कह सकते हैं। इस पोयम में 5वीं लाइन में इसका जिक्र है, सॉरी 4थे लाइन में है, किसी में होगा, मुझे ठीक से याद नहीं। 4थे या 5वें लाइन में लिखा होगा कहीं ना कहीं कि इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कार्बो ट्री। तो कैरोब ट्री की चर्चा है इसमें, इस पोयम में। ए ... केम टू D.H. लॉरेंस वाटर ट्रो। D.H. लॉरेंस के पानी के नाद पर कौन आया था? तो नाग बाबा आए थे, स्नेक आया था। द पोएट वॉज वियरिंग, कवि ने क्या पहन रखा था? इस पोयम के अनुसार उसने पैजामा पहना था। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रो टू ड्रिंक। कवि पानी के नाद पर क्या पीने गया था? इन बिहार बोर्ड वालों की तो ऐसी की तैसी, पानी के नाद पर कोई क्या पीने जाएगा? पानी पीने जाएगा। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन हो गया कि आगरे का ताजमहल कहाँ है, दिल्ली का लाल किला किस रंग का है, चीन की दीवार किस देश में है, हरा रंग किस कलर का होता है। ऐਵੇਂ ही अगला क्वेश्चन है, द स्नेक सीम्ड लाइक अ किंग इन एक्साइल। सांप कैसा दिख रहा था? राजा की तरह। D.H. लॉरेंस रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशन, मतलब परंपरागत पुरातन व्यवस्था पर कवि लिखता है D.H. लॉरेंस। इन सिसली द ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, उल्टा हो गया यहां। इन सिसली
एंड गोल्ड आर पॉइजनियस। पॉइजनियस का ही सिनोनिम्स होता है वेनोमस, जहरीला, वेनमोस। सिसिली में मान्यता है, क्या मान्यता है कि जो सांप होते हैं कलर के आधार पर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सिसिली के लोग मानते हैं। उनका मानना होता है कि जो सांप होते हैं ब्लैक कलर वाले वो इनोसेंट होते हैं और जो गोल्ड होते हैं वो वेनमोस होते हैं। वेनमोस यानी जहरीले होते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाई 10 नंबर चैप्टर, लास्ट चैप्टर। माई ग्रैंड मदर्स हाउस किसने लिखा है? तो कमाल करने वाली कमला दास ने लिखा है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस वाज पब्लिश्ड इन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस ये कविता कब प्रकाशित की गई? तो ये कविता प्रकाशित की गई 1964 ईस्वी में। कमला दास वाज बोर्न इन, कमला दास का जन्म कब हुआ? तो कमला दास का जन्म कब हुआ आप कमेंट कर दीजिए, अभी कर दीजिए, तुरंत बाद में मत कीजिए, अभी कर दीजिए। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ, माई ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है? एक लिरिक है। कमला दास पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम। क्योंकि कमला दास का जो बचपन था केरल में गुजरा हुआ था, तो कमला दास इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषाओं की एक बेहतरीन कवित्री मानी जाती है। द हाउस वेयर वंस द स्पीकर रिसीव्ड लव बिलोंग टू हर ग्रैंड मदर। वो घर जहां कमला दास को प्यार मिला था वो घर किसका था? तो वो घर कमला दास की दादी का था। ग्रैंड मदर्स हाउस नाम ही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मूव्ड इन द साइलेंस बुक? उन साइलेंस किताबों के बीच में क्या रेंगता था? तो स्नेक्स मूव्स एमोंग द साइलेंस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन, कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी थी, उनकी जो जीवनी थी, कब प्रकाशित हुई? तो प्रकाशित हुई 1976 ईस्वी में। कमला दास वाज बोर्न ऑन, कमला दास का जन्म कब हुआ था? तो मार्च 31, 1934 को उनका जन्म हुआ था। कमला दास इज एन इंडियन पोएटेस, कमला दास भारतीय मूल की कवित्री हैं। कमला दास पोएट्री प्राइमरली अबाउट हर ओन लाइफ एक्सपीरियंस, ज्यादातर उन्होंने जो कविताएं लिखी वो उनके खुद के जीवन से संबंधित थीं, ऑटोबायोग्राफिकल थीं। द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट स्ट्रेंजर्स डोर, यानी इस कविता की जो कवित्री हैं वो प्रेम पाने के लिए दूसरों के दरवाजों पर जा रही हैं। ये मैंने हाल ही में ये पोयम पढ़ाया हुआ है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम बाई कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जो उनके खुद के जीवन से संबंधित है। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू डेथ ऑफ वुमन, वो औरत, वो दादी माँ, वो नानी माँ जिसका भी जिक्र किया गया हो, क्योंकि ग्रैंड मदर का मतलब दादी माँ भी होता है और नानी माँ भी होता है। तो जिसने इन्हें प्यार दिया था वो मर गई। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द पोएटेस लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर, बचपन में वो अपने दादी माँ के साथ रहती थी। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग इज रिटन बाई कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कब पब्लिश हुआ, किसमें पब्लिश हुआ?
तो कमला दास की एक बुक थी समर इन कलकत्ता, उसी में माई ग्रैंड मदर हाउस का पब्लिकेशन किया गया था। वेन डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर के साथ ये कवित्री कब रहती थी? तो ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान। द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ, माई ग्रैंड मदर्स हाउस की जो स्पीकर है उसे गर्व है किसके ऊपर? तो अपने ग्रैंड मदर के घर के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है, कमला दास वाज ऑल्सो नोन एज, कमला दास जानी जाती हैं कमला सुरैया के नाम से, क्योंकि 65 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। तो आज प्रॉमिस पूरा हुआ, 2 वीडियो में पोएट्री सेक्शन के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए, और इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्केट में बिकने वाली किसी बुक में नहीं है। तो इस वीडियो को एक बार और प्ले कर लीजिए, मन करे तो इसे डाउनलोड करके अपनी गैलरी में रखिए और कभी कभार इसे देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।